नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो हम क्लास 9 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास पदार्थ से का यह पार्ट 2 होगा और पार्ट 1 के मैंने 1 से 30 तक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करवा दिया था और शेष जो क्वेश्चन है इस वीडियो में पार्ट 2 में 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चन को एमसीक्यू के रूप में सॉल्व करवाऊँगा, जो कि सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड है। अगर आप रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण होगा। और मैं दोस्तों 100% कहता हूं कि अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको हमारी वीडियो से ही क्वेश्चन आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा। तो दोस्तों चलते हम शेष क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी घनत्व हो जाएगा। क्यों कहते हैं दोस्तों? दोस्तों देखिए, घनत्व जो होता है, घनत्व इक्वल टू क्या होता है? घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। अगर हम वॉल्यूम के एक यूनिट मान लेते हैं तो यहाँ से हमें परिभाषा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम 1 है तो इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 यह है कि एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि चीनी के कारण। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं। तो मतलब एक गिलास पानी है दोस्तों, यहाँ पर एक गिलास पानी में अगर आप 2 चम्मच चीनी मिलाते हैं तो भी पानी का जो लेवल होगा वह समान होगा, पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे देखिए हम पानी के कुछ पार्ट को ले लेते हैं। आप माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो पानी के जो अणु हैं ऐसे आपस में थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं बड़ा करके। ये देखिए पानी के एक अणु है, ये पानी का दूसरा अणु है, और पानी के यह तीसरा अणु है, और पानी का चौथा अणु है। ऐसे आपस में क्या होते हैं? सटे रहते हैं, और बीच में क्या होता है? खाली स्थान होता है। जब आप चीनी मिलाएंगे इसमें तो चीनी के जो मॉलिक्यूल हैं ये पानी के जो खाली स्थान है यहाँ पर जाके यह इसमें जाके यह बैठ जाते हैं, इसमें समावेशित हो जाते हैं। तो यहाँ पे मिला के इसके पानी की खाली जो जगह होती है बीच में बैठ जाएंगे चीनी के अणु। तो यह क्या होगा? तो पानी में एक गिलास पानी में जब भी आप चीनी मिलाएंगे तो उसका लेवल नहीं बढ़ेगा, समान ही लेवल होगा। तो ऐसा इसलिए होता है कि पानी के अणु में जो खाली स्थान होता है इसमें जाके चीनी के अणु क्या होते हैं? जाके इसमें बैठ जाते हैं, इसलिए उसका लेवल परिवर्तित नहीं होता, उसका लेवल समान ही होता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 यह है कि निम्न में किसमें अंतर आणविक स्थान सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हवा हो जाएगा। हवा के बीच जो होता है अंतर आणविक स्थान सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है कि दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं। अगर आप किसी पदार्थ पे दाब लगाएंगे तो उसका आयतन क्या होता है? कम होने लगता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संपीड़ितता, जिसे कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। जब किसी आपको दाब लगाने मतलब आप इसे किसी पदार्थ को कंप्रेस कर रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं? संपीड़ितता कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड़ित है। संपीड़ित मतलब कंप्रेसिबल है मतलब किसे आप सबसे ज़्यादा दबा सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन 1 है हवा है, ऑप्शन बी है जल है, ऑप्शन सी है लकड़ी है, ऑप्शन डी जो है लोहा। तो इसमें सबसे ज़्यादा कंप्रेस आप किसे कर सकते हैं? तो आप सबसे ज़्यादा इसमें कंप्रेस जो कर सकते हैं हवा को कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है कि जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे उस द्रव का क्या कहते हैं? उसे क्वथनांक कहते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों यह है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिया स्थान घेरना। स्थान घेरना दोस्तों पदार्थ का गुण है क्योंकि पदार्थ वही होता है जिसके पास खुद का
द्रव्यमान होता और आयतन होगा। अगर पदार्थ के पास द्रव्यमान आयतन है तो वह जाहिर सी बात कुछ न कुछ स्थान घेरेगा ही। तो स्थान घेरना यह पदार्थ का गुण है, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है द्रव्यमान होना, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है आयतन होना, यह भी बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन दिया नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना। दोस्तों यह पदार्थ का गुण नहीं है, जो कि इस क्वेश्चन का यह राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है कि किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों इससे पहले वीडियो मैंने एक पिछले वाला पार्ट 1 में बताया था कि अगर पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे हैं, जाकर आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा। और उसमें भी मैंने 1 से 30 क्वेश्चन को सॉल्व कराया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी चैप्टर का है। और यह पार्ट 2 है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि अगर आप किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, वह द्रव में ना बदलकर सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सेम इसका उल्टा यही कह रहा है, अगर किसी गैस को आप क्या करते हैं, कम मतलब उसका प्रेशर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो वह क्या होगा, द्रव में ना परिवर्तित होकर सीधे ठोस में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को जो है निक्षेपण कहते हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। तो ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर कहीं भी निक्षेपण नहीं दिया है, और निक्षेपण की जगह पे इसका दूसरी भाषा में इसका दिया गया ऑप्शन डी में ऊर्ध्वधुआपन दिया है, जिसे आप निक्षेपण भी कहते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होगा। तो दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बताना कि केल्विन स्केल में कितना होता है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, केल्विन इक्वल टू होता है 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री सेल्सियस की जगह आप 0 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे, तो यहाँ पर ऐड करेंगे 273.15 प्लस 0 डिग्री सेल्सियस, तो यह आ जाएगा 273.15 आ जाएगा। तो आप देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन बी में दिया है 273 केल्विन, और यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 40 है कि निम्न में कौन ठोस नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिया मोम जो है ठोस है, और ऑप्शन बी दिया गंधक भी एक प्रकार का ठोस है, और ऑप्शन सी जो मैग्नीशियम भी एक ठोस है। ऑप्शन डी दिया है पारा जो एक ठोस नहीं है। पारा जो कमरे के तापमान पे क्या होता है, तरल अवस्था में होता है, और पारा का सिंबल जो होता है Hg होता है, जिसे आप मरकरी कहते हैं। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे गंधक क्यों यहाँ पे ठोस नहीं। तो दोस्तों गंधक को जो होता है सल्फर को जो होता है हम गंधक भी कहते हैं। सल्फर को क्या कहते हैं, गंधक भी कहते हैं। तो सल्फर क्या होता है, ठोस होता है, इसलिए यहाँ पर गंधक क्या है, ठोस है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न में द्रव को चुने। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इसे देखते ही बता सकते हैं इसमें द्रव कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जल एक प्रकार का द्रव है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है कि हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होता है। तो हमारे आसपास जो पदार्थ है कुल मुख्य 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, कणों के बीच आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों कणों के जो बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है वह ठोस अवस्था में होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में जो कण होते हैं बहुत पास होते हैं। जो पास होते हैं तो इनकी भी इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होता है बहुत ही अधिक होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, जो इन कणों को आपस में आकर्षित करके रखता है। इसलिए इनके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक जो होता है वह ठोस में होता है। और सबसे कम की बात करें, सबसे कम आकर्षण बल जो होता है वह गैस में के अणुओं के बीच होता है, क्योंकि इनके अणु बहुत दूर होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है कि अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पे क्या होता है। तो दोस्तों अमोनिया जो क्लोराइड होता है यह ठोस अवस्था में होता है। जब आप इसे गर्म करेंगे तो यह सीधे जो होता है द्रव अवस्था में ना बदलकर सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि 470 डिग्री केल्विन का मान सेल्सियस में क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें डिग्री सेल्सियस बताना है कि यह 470 केल्विन का मान सेल्सियस में कितना होगा। तो इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है, केल्विन इक्वल टू होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस होता है।
जहाँ डिग्री सेल्सियस है, सॉरी हमें डिग्री सेल्सियस में ही निकालना है, और केल्विन में दिया, तो केल्विन में दिया तो यहाँ पे 470 केल्विन इक्वल टू कर लेंगे 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आप जो 470 में से 273 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस, जो कि इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है कि किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रवावस्था में बदलने पे बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है वह उस ठोस का क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं ठोस का गलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। इसे गलन की गुप्त ऊष्मा इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए बिना ताप बदले, ताप यहाँ पर बदल नहीं रहा। आप ठोस को द्रव में बदल रहे हैं लेकिन इसका टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जब सेम होता है और उसे द्रव में बदलना, तो यहाँ से जो ऊष्मा ज़रूरत होती है उसे ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जिसे दूसरी भाषा में दिया है द्रोण ऊष्मा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्न में कौन पदार्थ समान अवस्था नहीं है। मतलब पदार्थ की कौन सी मुख्य अवस्था नहीं होती। पदार्थ की मुख्य 3 अवस्था होती है, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। और यहाँ पर ऑप्शन डी दिया है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो पदार्थ की मुख्य अवस्था नहीं बल्कि पदार्थ की कुल जो अवस्था की बात करता है, तो पदार्थ की कुल अवस्थाएं 5 होती है, जिसमें प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करते हैं राइट ऑप्शन की, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे बोलते हैं वाष्पीकरण की ऊष्मा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहीं भी टेम्परेचर कांस्टेंट की बात नहीं किया। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाता, बट टेम्परेचर की कोई बात नहीं किया। अगर टेम्परेचर समान होता, टेम्परेचर कांस्टेंट होता, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी होता। वहाँ पर टेम्परेचर की कोई बात नहीं किया है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा वाष्पीकरण की ऊष्मा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिया है बालू। बालू जो कि एक पदार्थ है, और हवा भी एक प्रकार का पदार्थ है। और ऑप्शन सी दिया बादल। बादल भी क्या है, प्रकाश है। बादल होता है क्या, बादल जो होता है यह जलवाष्प के छोटे छोटे तरल बूंदें होती हैं, और जब जल जो होता है वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है तो यह बादल के फॉर्म, बादल का रूप ले लेता है। तो ये भी क्या है, यह पदार्थ है। ऑप्शन डी दिया है सूर्य का प्रकाश, जबकि सूर्य का प्रकाश जो होता है यह एक पदार्थ नहीं है। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थों की विस्तरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो विस्तरण की दर होती है वो सबसे ज़्यादा गैस में होती है, और उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद ठोस में होती है। ठोस में विस्तरण की दर सबसे कम होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 यह है कि 51 यह है कि वाष्पीकरण की क्रिया द्रव में किस भाग में होती है। तो वाष्पीकरण की जो क्रिया है द्रव के जो है सतह पर सबसे ज़्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है कि शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ दोस्तों यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 है कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कैसे होता है। कोई पदार्थ है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में दोस्तों हमें बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन, इस ऑप्शन में कौन सा राइट है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया तापक्रम में परिवर्तन। अगर हम ताप में किसी पदार्थ के अगर हम ताप में परिवर्तन करते हैं तो उसकी अवस्था में जाहिर सी बात कुछ ना कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। तो यह ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अब बात करते हैं दाब परिवर्तन। अगर हम किसी पदार्थ पे दाब लगाते हैं तो उसके अणु में कुछ न कुछ जरूर परिवर्तन होने होगा। तो अणु में परिवर्तन होगा तो उसके जाहिर सी बात उसकी अवस्था में कुछ न कुछ परिवर्तन होने वाला है। तो यह भी राइट ऑप्शन है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी का। तो ऑप्शन सी में दिया तापक्रम बढ़ाने और दाब घटाने। तो यह भी सही है। अगर आप तापक्रम बढ़ाएंगे तब भी अवस्था में कुछ ना कुछ चेंजिंग देखने मिलेगा। अगर आप दाब घटाएंगे तब भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है कि गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चले जाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ये दोस्तों इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्न में कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो हमें बताना है कि इस ऑप्शन में कौन सा राइट ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिया द्रव का क्वथनांक। तो द्रव का क्वथनांक वाष्पीकरण को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों अगर हम द्रव का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात उसमें वाष्पीकरण वाष्प बहुत तेज़ी के साथ होगा और द्रव बहुत जल्दी ही वाष्प में बदल जाएगी। तो यह द्रव का क्वथनांक प्रभावित करता है वाष्पीकरण में। क्वथनांक जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा मतलब वाष्पीकरण भी होगा। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। बात करते हैं ऑप्शन बी की। तो द्रव की सतह का क्षेत्रफल। तो दोस्तों द्रव का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उसमें वाष्पीकरण भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यह भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की वायु की गति। तो दोस्तों हवा जितना तेज़ी से चलेगा जल जो होता है उतनी जल्दी ही वाष्प में बदल जाएगी। यह भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं ऑप्शन डी के। तो वायु का घनत्व। दोस्तों वायु के घनत्व से वाष्पीकरण में किसी प्रकार का रिलेशन नहीं है और यह इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। वायु का घनत्व वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है। तो ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, इसमें बताना कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ये दिया है यह स्वतः होने वाली क्रिया है। तो दोस्तों वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है यह स्वतः होती है। कैसे होती है, मान लो कहीं एक गड्ढा है उसमें क्या पानी भरा हुआ है, आप कुछ दिन के बाद देखेंगे यह पानी खुद ही समाप्त हो जाएगा, मतलब खुद ही यह सूख जाएगा। तो यह कैसे हुआ, ना तो आपने कोई अंदर से पाइप लगा के पानी को खींचा है, यह खुद ही हवा या टेम्परेचर के माध्यम से पानी जो है वाष्पित हो जाए। तो यहाँ आप समझ सकते हैं यह वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होती है खुद ही होती है, स्वतः होने वाली एक प्रक्रिया है। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी दिया कि द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है। बिल्कुल वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है यह द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है। आप देखते होंगे अगर गर्मी का मौसम है तो पानी जल्दी सूख जाता है और ठंडी के मौसम में पानी जल्दी नहीं सूखता है। तो गर्मी में क्या होता है, पानी का जो टेम्परेचर होता है थोड़ा ज़्यादा होता है और ठंडी में पानी का टेम्परेचर कम होता है। इस वजह से गर्मी में जल्दी सूखता है और ठंडी में मतलब लेट सूखता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है यह द्रव के क्वथनांक पे बिल्कुल निर्भर करती है। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। तो ऑप्शन सी दिया है शीतलता उत्पन्न करती है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जब भी होती है तो इसे क्या होता है, ठंडक महसूस होता है। यह बिल्कुल सही है। कैसे होता है दोस्तों, जैसे गर्मी के मौसम में पसीना अगर शरीर हो गया तो आप पंखे के नीचे जाएंगे तो पंखे के नीचे जाने पर क्या होता है, पसीना जो हुआ वह क्या होगा, वह हवा के माध्यम से क्या हो जाए वाष्पित होगा। वाष्पित होने के बाद आपको क्या होगा, ठंडक फील होगा। तो यहाँ से समझ आता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है से क्या होता है, शीतलता उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन डी हो जाए, उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 दोस्तों यह कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है। तो दोस्तों जब भी गुप्त ऊष्मा की बात आती है तो इसमें गुप्त ऊष्मा का क्या होता है कि फेज क्या होता है, चेंज होता है। मतलब या ठोस है तो द्रव बदलेगा लेकिन फेज चेंज हो, लेकिन टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी प्रकार जब भी द्रव से गैस में बदलेगा, यहाँ पर फेज चेंज हुआ, द्रव से गैस में बदल, लेकिन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब भी गुप्त ऊष्मा की बात होगा टेम्परेचर क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही गुप्त ऊष्मा की हमें ज़रूरत होती है एक फेज से दूसरी फेज में जाने के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्वथनांक में किसी द्रव के वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा क्या होती है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है। मान लेते हैं जल है, जल का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस पे जल को वाष्प में बदलना है, 60 डिग्री सेल्सियस वाष्प में। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है 60 डिग्री, लेकिन यहाँ पे द्रव से क्या हो गया, वाष्प में बदल गया। तो द्रव से वाष्प में बदलने के लिए जिस टेम्परेचर पर द्रव से वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है।
तो ऑप्शन ए दिया है नाइट्रोजन N2 बिल्कुल नहीं वाष्प है, और ऑप्शन बी दिया ऑक्सीजन, ये भी वाष्प नहीं है। ऑप्शन दिया सी कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी वाष्प उपस्थित नहीं होता। अब ऑप्शन दिया डी जल है, तो जल से ही वाष्प बनता है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, प्लाज्मा क्या है। तो दोस्तों प्लाज्मा जो है यह पदार्थ की चौथी अवस्था है, और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर से ही महसूस होती है, ऐसा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो दोस्तों ऐसा जो है विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हम दूर से ही पहचान सकते हैं गंध को महसूस करके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा विसरण। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने 31 से लेकर 60 क्वेश्चन को एमसीक्यू को सॉल्व करा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड थे। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।